स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज बात होगी बिम्स्टेक की। हाल ही में भारत ने बिम्स्टेक के चौथे सेक्रेटरी जनरल के रूप में एक सीनियर डिप्लोमेट को चुना है, जो इस रीजनल कोऑपरेशन के संगठन को दिशा और गति देंगे। मल्टीलैटरल रीजनल कोऑपरेशन के लिए गठित हुए बिम्स्टेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य बंगाल की खाड़ी से लगे तटीय और आसपास के देशों के बीच ग्रोथ और कोऑपरेशन को बढ़ाना है। मूल रूप से इसका गठन बिस्टेक BISTEC के रूप में बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ जून 1997 में हुआ था। उस समय बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड इसके सदस्य देश थे। 1997 के ही अंत में म्यांमार की एंट्री के साथ ये बिम्स्टेक हुआ और फिर 2004 में नेपाल और भूटान के भी इसमें जुड़ जाने के बाद अब ये बिम्स्टेक हो गया है। बिम्स्टेक रीजन में दुनिया की करीब 22% जनसंख्या यानी लगभग 1 अरब 68 करोड़ लोग निवास करते हैं और इसके सदस्य देशों की कुल GDP 3.697 ट्रिलियन US पर ईयर है। इसकी पॉलिसी मेकिंग 2 तरह की मीटिंग्स के जरिए होती है। पहला हर 2 साल में होने वाली समिट्स के जरिए और दूसरा सदस्य देशों के फॉरेन एंड कॉमर्स मिनिस्टर्स की मिनिस्टीरियल मीटिंग्स के जरिए। हर साल होने वाली इन मीटिंग्स में ट्रेड और इकोनॉमिक अफेयर्स पर चर्चा होती है। इसके अलावा जो कुछ तय हुआ है उस पर क्या प्रगति चल रही है, क्या काम हो रहा है, इसके लिए हर 2 साल में सीनियर ऑफिशियल्स की ऑपरेशनल मीटिंग भी होती है। इस ऑर्गेनाइजेशन के सिग्निफिकेंस की बात करें तो सबसे पहले यही सवाल उभर कर आता है कि इसकी ज़रूरत क्यों आ पड़ी। दरअसल बंगाल की खाड़ी वाला इलाका 20वीं सदी की शुरुआत तक दुनिया के मोस्ट इंटीग्रेटेड रीजन्स में से एक था, लेकिन 1940 के दशक के बाद जब इस इलाके के देश स्वतंत्र हुए और देशों ने अपने अपने अलग अलग लक्ष्य तय किए तो सामूहिकता या सह अस्तित्व की भावना पूरी तरह गायब सी हो गई। ऐसे में इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य सिर्फ कोऑपरेशन के लिए नया रीजन तैयार करना ही नहीं, बल्कि इस इलाके के देशों के बीच कनेक्टिविटी और कॉमन इंटरेस्ट को रिवाइव करना भी है। यह ऑर्गेनाइजेशन एक ब्रिज की तरह काम करता है और ये दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को इंट्रा रीजनल कोलैबोरेशन के जरिए जोड़ता है। इसकी सेक्टर ड्रिवन अप्रोच ही इसे दूसरे रीजनल ग्रुपिंग जैसे सार्क और आसियान से अलग करती है। सेक्टर ड्रिवन अप्रोच का मतलब लक्ष्य और सहयोग के क्षेत्रों का बंटवारा सदस्य देशों के बीच से है। उदाहरण के लिए ट्रेड, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, फिशरी, सिक्योरिटी, कल्चर, टूरिज्म जैसे सेक्टर्स। इसमें भारत को शुरुआत में ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म और काउंटर टेररिज्म की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से भारत बिम्स्टेक का आधार स्तंभ भी बन गया। इसमें काउंटर टेररिज्म, ट्रांसनेशनल क्राइम, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनर्जी को भी शामिल किया गया है। इस ऑर्गेनाइजेशन को सार्क के विकल्प के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि सार्क का बहुत ज़्यादा समय भारत पाक संबंधों के बहुत खराब होने के कारण बर्बाद हुआ है। पाकिस्तान अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों की तरह सार्क का भी इस्तेमाल कई बार अड़ंगा लगाने वाली गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करता रहा है, इसलिए सार्क कुछ मामलों में बहुत उपयोगी नहीं रह गया। ऐसे में यह सार्क का एक अच्छा विकल्प बनकर उभरा है। भारत के लिए बिम्स्टेक के महत्व की बात की जाए तो ये साउथ ईस्ट एशिया में ग्रेटर रीजनल कोऑपरेशन के लिए भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। भारत के लिहाज से इसे हिंद महासागर में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड और सिक्योरिटी प्रोमिनेंस के गोल के रूप में भी देखा जा सकता है। साथ ही ये इंडो पैसिफिक और क्वाड पर विशेष फोकस के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि भारत बंगाल की खाड़ी के इलाके में एक प्रमुख लीडर के कंट्री के तौर पर उभर रहा है, तो शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिहाज से भी ये भारत के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। बिम्स्टेक को तेज गति देने के लिए पिछले कुछ सालों में भारत की तरफ से कई प्रयास हुए हैं। जैसे भारत की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर और रीजनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए बिम्स्टेक बिजनेस काउंसिल बनाया गया है। और अब बात करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के सामने खड़ी चुनौतियों की। विदेश नीति के शोधार्थियों के अनुसार इस दिशा में सबसे पहली और महत्वपूर्ण चुनौती लैक ऑफ एफिशिएंसी और प्रोग्रेस के मामले में सुस्त या कछुए जैसी चाल है। नियमित समय पर या एक पैटर्न के तहत पॉलिसी मेकिंग और ऑपरेशनल मीटिंग्स का न होना भी एक चुनौती है। इसे चलाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं भी नहीं हैं। जैसे बिम्स्टेक सचिवालय में
मैन पावर और फाइनेंस की ज़रूरत हमेशा बनी रहती है। बिना इसके कोई ऑर्गेनाइजेशन कितना इफेक्टिव हो सकता है, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिम्स्टेक के साथ भारत का परसेंटेज ऑफ एनुअल ट्रेड 1950 के दशक में 2 अंकों में था, जो 2020 में सिमटकर सिर्फ 4% रह गया है, यानी बहुत गिरावट आई है। बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच इंटर रीजनल ट्रेड भी अलग अलग होता है। रिसर्च बताते हैं कि इसके सदस्य देश आपसी ट्रेड प्रॉक्सिमिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेड रूट्स और कंट्री के इकोनॉमिक साइज के आधार पर करते हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि कई बार देखा गया है कि बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज दूसरे सदस्य देशों से कुछ सामानों का आयात न करके किसी गैर सदस्य देश से वही सामान बड़ी मात्रा में आयात करते हैं। एक कमी या चुनौती इसके कोस्टल इकोसिस्टम में कनेक्टिविटी के अभाव की भी है। इस दिशा में सदस्य देशों को अभी एक शेयर्ड एंड ल्यूक्रेटिव कोस्टल शिपमेंट इकोसिस्टम बिल्डअप करना है, और साथ ही कई बार सदस्य देशों द्वारा मछुआरों को हिरासत में लिया जाना भी सहयोग और शांति को प्रभावित करता है। हाल के सालों में रोहिंग्या शरणार्थियों के मसले की वजह से बांग्लादेश म्यांमार संबंध हो, इसके साथ ही भारत नेपाल सीमा विवाद और एकदम हाल ही में म्यांमार में राजनीतिक स्थिति ने भी बिम्स्टेक की प्रोग्रेस को धीमा किया है। अगले साल की शुरुआत में यानी 2024 में भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका में चुनाव होने हैं। ऐसे में समिट होने में देरी हो सकती है। तमाम चुनौतियों और सीमाओं के बावजूद बिम्स्टेक में ट्रेड एक प्रमुख प्राथमिकता वाला एरिया है। ऐसे में इस दिशा में बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। बिम्स्टेक का कनेक्टिविटी प्लान बनकर तैयार हो गया है, लेकिन इसका रियल इम्प्लीमेंटेशन अभी भी होना बाकी है। कुल मिलाकर सदस्य देशों के बीच हर तरह के मामलों को गति देने के लिए एक मजबूत सेक्रेटेरिएट बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।